गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज सुबह की क्लास में हमने किया था सोवरेनिटी, संप्रभुता किसको कहते हैं और संप्रभुता के प्रकार। तो सुबह मैंने आपको बताया था औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां हमें मान सकते हैं कि संप्रभुता दो प्रकार की होती है। औपचारिक वो है जिसके नाम से शासन चलता है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति औपचारिक प्रभुसत्ता को ग्रहण करता है और इसके अलावा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उनके पास कौन सी सत्ता होती है? वास्तविक। मैंने आपको बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार का अंतर होता है। संसदीय शासन प्रणाली जहां पर भी होती है वहां कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक वो जो नाममात्र की है और दूसरी वो जो वास्तविक है। तो ये हम देख चुके थे। उसके बाद अगला जो प्रकार आता है संप्रभुता का, वो है विदित और यथार्थ। विदित और प्योर एंड डी फैक्टो सॉवरेनिटी। प्योर सॉवरेनिटी और डी फैक्टो सॉवरेनिटी। तो विदित सत्ताधारी उसे कहा जाता है जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से नियमित और न्यायपूर्ण हो। विदित किसे कहा जाएगा? जिसकी सत्ता संविधान के द्वारा मान्य और न्यायपूर्ण हो। इसके प्रतिकूल यदि सत्ता केवल शक्ति पर आधारित है तो हम उसे यथार्थ सत्ताधारी कहेंगे। माना जैसे इंग्लैंड के लोग भारत में थे, इंग्लैंड के लोग भारत में जब राज्य करते थे तो उस समय इंग्लैंड के पास जो सत्ता थी भारत में, वो कैसी थी? यथार्थ सत्ता, क्योंकि वो कानून पर आधारित नहीं थी। विदित सत्ता किसे कहते हैं? जो कानून पर आधारित है और जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से नियमित और न्याय संगत हो। लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि यथार्थ संप्रभु वह है जिसकी आज्ञा और आदेशों का वास्तव में पालन होता है, चाहे उसकी प्रभुता का आधार कानूनी हो या नहीं हो। ऐसा होता है। यथार्थ सत्ता में क्या होता है कि शक्ति तो है, कानूनी नहीं। शक्ति तो है, कानूनी नहीं है, संवैधानिक नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है? जैसे हम ये कहते हैं कि जब भारत पर इंग्लैंड का राज्य था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में हमारे देश में किसके लिए आई थी? वो व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। तो व्यापार करते करते उन्होंने हमारी राजनीतिक सत्ता को भी हैंडीकैप्ट कर लिया था, उसको भी हथिया लिया था। और एक समय ऐसा आ गया था कि हमें उन्हीं के आदेशों का पालन करना पड़ता था और पालन करना भी पड़ता था। तो हालांकि उनकी सत्ता का आधार वैधानिक नहीं था, उनकी सत्ता का आधार वैधानिक नहीं था, फिर भी हमें उनके आदेशों का पालन करना पड़ता था। तो ये कौन सी सत्ता थी? इसको कहते हैं यथार्थ सत्ता।
है तो सही, पालन भी करना पड़ेगा और कोई वैधानिक आधार भी नहीं है। तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि यथार्थ संप्रभु वह है जिसकी आज्ञाओं और आदेशों का वास्तव में पालन होता है, चाहे उसकी प्रभुता का आधार कानूनी हो अथवा न हो। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जब अंग्रेज भारत में थे, उनके आदेशों का पालन हमें करना पड़ता था उनकी शक्ति के बल पर। यथार्थ संप्रभु लोगों को अपने प्रति भक्ति रखने के लिए बाध्य कर सकता है, और कोई एक मंत्री, अधिनायक, सेना का जनरल जब सत्ता हस्तगत कर लेती है तो यथार्थ संप्रभु होता है, और उसे सत्ता हस्तगत करते समय विदित संप्रभुता प्राप्त नहीं होती। जैसे रशिया में क्रांति हुई थी 1917 में, इसके पश्चात चीन में ऐसा हुआ। तो ये कहा जाता है, गार्डनर कहते हैं इस विषय में, यथार्थ सत्ता और कानूनी सत्ता। कानूनी सत्ता वो है जो वैधानिक है, जिसको कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो गार्डनर ने कहा कि जो संप्रभु अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा बैठाने में सफल हो जाता है, जो संप्रभु अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा बैठाने में सफल हो जाता है, वह कालांतर में जनता द्वारा मान लिए जाने अथवा राज्य के पुनर्गठन के कारण वैध संप्रभु बन जाता है। बहुत से शक्तियां ऐसी होती हैं जो किसी अन्य देश पर आक्रमण करती हैं, उस टाइम और उनके सैन्य बल से उस राज्य के नागरिक उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो उनकी सत्ता क्या है उस टाइम? तो यथार्थ। लेकिन गार्डनर कहते हैं कि माना वहां की जनता ने उनकी संप्रभुता को, उनके आदेशों को, उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। संप्रभुता, जनता ने उनकी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया, तो वही यथार्थ संप्रभुता क्या बन जाती है? विधित संप्रभुता बन जाती है, कानूनी संप्रभुता बन जाती है। तो इन दोनों प्रकार की संप्रभुता का अंतर विद्रोह और क्रांति के समय पता पड़ता है। फिर हम देखते हैं अगली संप्रभुता, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता। तो एक राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण करने और उनका पालन करने के लिए सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक या कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। अब जैसे हमारे देश में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, जिस संगठन के पास कानून निर्माण करने की शक्ति है और जनता उनके कानूनों को स्वीकार करती है, उसे क्या कहा जाता है? लीगल सॉवरेनिटी। तो वैधानिक संप्रभु वह है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है, क्योंकि वैधानिक संप्रभुता का निवास किसमें है? संविधान में है। जो वैधानिक संप्रभु है वो अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है? संविधान से प्राप्त करता है, और उनके पास जनता की सहमति है। उनके पास जनता की सहमति है। तो इसलिए कहा जाता है कि वैधानिक संप्रभुता वो है जो जनता के द्वारा स्वीकृत है, संविधान के द्वारा प्राप्त है, और इसीलिए जनता उनके आदेशों का पालन करती है। और वो संप्रभु
किसी भी अंतरराष्ट्रीय नैतिक या प्राकृतिक नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो किसको मानने के लिए बाध्य है? संप्रभु के आदेश, वही के संप्रभु के आदेश। तो इस दृष्टिकोण के अनुयायी कौन कौन है? बोधा है, हॉब्स है, बेंथम है, ऑस्टिन है। इनके मतानुसार प्रभुसत्ता एक निश्चित और प्रत्यक्ष व्यक्ति समूह में निहित होनी चाहिए। ऑस्टिन ने कहा कि संप्रभुता निश्चित लोगों में निहित होनी चाहिए। राज्य में जिसे कानून बनाने का अधिकार है, उसी को कानून की दृष्टि से प्रभुसत्ताधारी माना जाएगा। अब ये तो है नहीं कि भारत में कानून निर्माण करने का अधिकार कई संस्थाओं को है, नहीं। हम कई संस्थाओं के कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम केवल किनके कानूनों को मानेंगे? जिन कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। जिन कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है, हम उन कानूनों को मानने के लिए बाध्य हैं। और यदि उन कानूनों को हम नहीं मानते हैं तो सरकार उसके लिए हमें क्या कर सकती है? दंडित भी कर सकती है, क्योंकि उन कानूनों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। उन कानूनों को क्या है? न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। हमें भी प्राप्त है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे अधिकार, हमारे वो कानून हमसे छीनता है, तो हम भी न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन कानूनों को, जो कानून हमें एक राज्य की सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिन्हें मानने के लिए हम क्या है? बाध्य, वो कानून, उसको हम क्या कहेंगे? कानूनी प्रभुता। कानूनी सत्ता को प्रभावित करने वाली शक्तियों को राजनीतिक सत्ता कहा जाता है। अभी हमने बात किसकी की? वैधानिक सत्ता। अब हम देखते हैं राजनीतिक संप्रभुता। तो ये कहा जाता है कि जो फैक्टर्स कानूनी सत्ता को प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? राजनीतिक सत्ता। तो कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीतिक दृष्टि से उस समूह, ये उस जनता में निहित है जो कानूनी संप्रभु का मालिक है। जिनके पास कानूनी संप्रभुता है, जिन लोगों के पास कानूनी संप्रभुता है, उन्हीं लोगों को राजनीतिक संप्रभुता प्राप्त होती है। इस विषय में डायसी ने कहा कि वकीलों के द्वारा मान्य प्रभुताधारी के अतिरिक्त राज्य में एक एक प्रभुताधारी होता है, जिसके आगे कानूनी प्रभुताधारी हमेशा निश्चित और स्पष्ट नहीं होता। कहीं पे ये मंत्री हो सकता है, कहीं पर ये सेनापति हो सकता है। तो राजनीतिक संप्रभुता प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन वाले देश में राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जनता ने जिसे निर्वाचित किया है, तो वो प्रभुसत्ता जनता के द्वारा प्रदत्त है और कानूनी है, और जिस व्यक्ति के द्वारा उसका उपभोग किया जाता है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि राजनीतिक संप्रभु का अर्थ है राज्य में कानून के पीछे रहने वाला सामूहिक प्रभाव। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राज्य में कानून के पीछे रहने वाला
सामान्य प्रभाव, राज्य में कानून के पीछे रहने वाला सामान्य प्रभाव। गिलक्राइस्ट की परिभाषा है कि राजनीतिक संप्रभु का अर्थ क्या है? राजनीतिक संप्रभु का अर्थ है राज्य में कानून के पीछे रहने वाला सामूहिक प्रभाव। वर्तमान समय में जो प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र है, हम उसे मोटे तौर पर लोगों की इच्छा कह सकते हैं। जब हम इसको बहुत माइन्यूटली इसका विश्लेषण करें कि वैधानिक संप्रभुता क्या होती है, राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है, तो ये कहा जाता है इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिनके पास राजनीतिक संप्रभुता है अंततोगत्वा उन्हीं के पास वैधानिक संप्रभुता आती है। तो इसलिए वैधानिक संप्रभु जैसे संसद और राजनीतिक संप्रभु कौन है? मतदाता। तो इनके बीच में संघर्ष चलता है, लेकिन अंततोगत्वा जब हम अपना मत प्रदान कर देते हैं तो वो हमारे सत्ताधारी क्या हो जाते हैं? वैधानिक संप्रभु। तो इसीलिए रिची ने लिखा कि एक अच्छे शासन की समस्या अधिकांश में संवैधानिक संप्रभु तथा राजनीतिक संप्रभु के मध्य पारस्परिक संबंध करने की स्थापित की समस्या है। कौन? रिची। तो रिची क्या कहते हैं? एक अच्छे शासन की समस्या, एक अच्छे सफल शासन की समस्या क्या है? वैधानिक संप्रभु तथा राजनीतिक संप्रभु के बीच में पारस्परिक संबंध स्थापित करने की समस्या है। ये डेफिनेशन किसकी है? रिची। तो वो कहते हैं कि अच्छा राज्य, जिसको हम क्या कहेंगे? जो राज्य लोक कल्याणकारी हो, तो उनकी जो समस्या है वो क्या है कि जो कानूनी संप्रभु है, वैधानिक संप्रभु है और जो राजनीतिक संप्रभु है, इनके बीच में अच्छा संबंध स्थापित करने की समस्या है। रिची की परिभाषा है। तो राजनीतिक संप्रभु कौन है? जनता। और वैधानिक संप्रभु कौन है? सरकार। तो जनता और सरकार के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना, ये एक अच्छे राज्य की विशेषता है रिची के अनुसार। अब हम देखते हैं लोक संप्रभुता। लोक संप्रभुता, लोक संप्रभुता से हमारा तात्पर्य है जनता की संप्रभुता। जनता की संप्रभुता। लोकतंत्रीय राज्यों में प्रभुसत्ता अंततोगत्वा जनता में निहित होती है। जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, जहां क्या है? प्रजातंत्र। सही मानों में जहां क्या है? प्रजातंत्र। तो वहां ये माना जाता है कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता अंततोगत्वा किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है, और जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। अब आपने देखा हमारे देश में अभी 4 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए। जो भी लोग चुनाव लड़ रहे थे वो सब
अनेकों अनेकों बार जनता से मिलने के लिए आए, उन्होंने रैलियां की, उन्होंने सभाएं की। क्या प्राप्त करने के लिए? मत प्राप्त करने के लिए, ताकि क्या हो जाए? वैधानिक संप्रभु। तो अंततोगत्वा संप्रभुता किसके पास है? जनता में निहित है। जहां प्रजातंत्र है तो वहां संप्रभुता अंततोगत्वा किसमें निहित है? जनता में निहित है। और इसे कहा जाता है लोक प्रभुता। लोक प्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सिलियो और विलियम ने किया था। लोक प्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सिलियो और विलियम इन्होंने किया था। तो गार्डनर कहते हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक और कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी बात है और बहुत सीधी और सरल है। तो गार्डनर ने क्या कहा कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक और कुछ नहीं होता। यह उन्हीं में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार प्रणाली प्रचलित है और वैध रूप से स्थापित मामलों द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित किया जाता है। लोक प्रभुता वही होती है जहां प्रजातंत्र हो और जनता की इच्छा का कोई अर्थ हो। और जब चुनाव होते हैं तो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और उन्हें वो प्रभुता, संप्रभुता प्रदान करती है। ये कहाँ होता है? जहां क्या होता है? डेमोक्रेसी। अधिनायक तंत्र में ये लोक प्रभुता निवास नहीं करती। जहां अधिनायकवादी शासन होते हैं तो वहां लोक प्रभुता का निवास नहीं होता, क्योंकि लोक प्रभुता अंततोगत्वा मतदाता के पास है। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजाओं के दैवी अधिकार के विरोध में हुआ। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मैंने आपको बताया था कि जब हमने आपको वो पढ़ाया था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं कि भी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें सबसे पहला हमारा सिद्धांत क्या था? दैवीय सिद्धांत। तो 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में विद्वानों ने यह कहा कि राज्य का निर्माण किसने किया? ईश्वर ने। राज्य का निर्माण किसने किया? ईश्वर ने। राज्य किसकी कृति है? ईश्वर की कृति है। तो बाद में इसको लोगों ने कहा नहीं, राज्य को भगवान ने बनाया तो ये ज्यादा स्वीकृत नहीं है। उसके बाद हॉब्स लॉक रूसो ने अपना सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जनता ने आपस में समझौता करके और राज्य का निर्माण किया। लेकिन सामाजिक समझौते के सिद्धांत का भी क्या हुआ? विरोध। लोगों ने कहा, आलोचकों ने, कि भाई जैसा हॉब्स लॉक रूसो बताते हैं कि मनुष्य असभ्य था और प्राकृतिक वातावरण में रहता था, लड़ता था, झगड़ता था। लोग कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से तो अच्छा था, लेकिन कोई सर्वमान्य विधि नहीं थी। रूसो भी ऐसा ही कहते हैं कि मनुष्य तो शांति पर पूर्ण था, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में चूंकि कोई सर्वमान्य विधि नहीं थी, तो उसके अभाव में कोई व्यवस्था नहीं बैठती थी। तो इसलिए लोगों ने आपस में मिलके एक सामाजिक समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। इसलिए कहा जाता है
कि दैवीय सिद्धांत जो सबसे पहला था उसका विरोध हुआ, और उसके विरोध के कारण अंततोगत्वा हम किस विचार को स्वीकार करते हैं राज्य की उत्पत्ति के लिए? विकासवादी सिद्धांत। राज्य का क्रमिक विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने अमेरिकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो एक बहुत बड़ा कारण थी स्वतंत्रता को और ज्यादा मोटिवेटेड करने का। अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत में इसको समुचित स्थान प्रदान किया गया। और ब्राइस कहते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का मूल मंत्र है और लोकतंत्र का मूल आधार है। इसकी परिभाषा है ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस। वो क्या कहते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार है और मूल मंत्र है और तंत्र है। लोकप्रिय संप्रभुता के बिना लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता। जब तक जनता को हमने मजबूत नहीं किया तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि सॉवरेनिटी का निवास कहां होता है। लोकेशन ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता का निवास कहां है? संप्रभुता राज्य में कहां रहती है? एक राज्य का निर्माण बिना संप्रभुता के नहीं हो सकता। एक राज्य का निर्माण बिना संप्रभुता के नहीं हो सकता। संप्रभुता से हमारा तात्पर्य आंतरिक दृष्टि से भी स्वतंत्र हो और बाह्य दृष्टि से भी स्वतंत्र हो। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर संप्रभुता का निवास कहां होता है? तो ये कहा जाता है कि ये एक बड़ा राजनीति विज्ञान में जो भी विषय थोड़े सेंसिटिव हैं तो उनपे अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत अभिव्यक्त किए हैं। यदि हमें ये खोजना हो कि भारत की प्रभुसत्ता का निवास कहां है तो उसको ढूंढकर निकालना क्या होगा हमारे लिए मुश्किल। हमें ये कोई कहे भारत में कि भारत की प्रभुसत्ता का निवास कहां है, तो चूंकि प्रभुसत्ता कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखाई देती है, इसलिए इसको ढूंढना क्या है मुश्किल। राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी है। अब हम देखते हैं कि किस किस के पास प्रभुसत्ता का निवास हो सकता है। कौन कौन से अधिकारी हैं? तो सबसे पहले तो हमारे देश में हमने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। ये मैं आपको बताती हूं आज कि संसदीय शासन प्रणाली, जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है?
दो प्रकार की होती है, नाममात्र और वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो हमारे देश में नाममात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल। अब आप ये बताओ कि क्या संप्रभुता का निवास राष्ट्रपति के पास है क्या? तो आलोचक ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, और दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। हालांकि भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। राष्ट्रपति को यदि हटाना हो पद से तो उसके लिए क्या होता है? संसद के दोनों सदन मिलकर महाभियोग प्रस्ताव पारित करते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट कहते हैं इसे अंग्रेजी में। और ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए जब राष्ट्रपति को और महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो आलोचक कहते हैं जब हटाया ही जा सकता है तो फिर उसके पास सोवरेनिटी कैसे हुई? सोवरेनिटी तो ऐसी है जिसको कोई मतलब ले नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि फिर इसका मतलब राष्ट्रपति के पास सोवरेनिटी नहीं है। फिर कहते हैं जो नाममात्र वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री के पास संप्रभुता निवास करती है क्या? क्या प्रधानमंत्री के पास संप्रभुता निवास करती है? तो इसका उत्तर भी दिया जाता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है यदि लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा नहीं, संसद के दो सदन होते हैं। भारत में संसद के कितने सदन हैं? दो, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है वोट डालकर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हमारी जो विधानसभा के सदस्य हैं वो करते हैं। तो जब किसी दल को लोकसभा में उनका बहुमत समाप्त हो जाए तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। और उन्हें यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उस सरकार को अपने पद से क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि प्रभुसत्ता मंत्रिमंडल में भी नहीं है, उसे भी हटाया जा सकता है। संसद कानून का निर्माण करती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी संप्रभु नहीं है। यदि हम ये कहें कि भाई संप्रभुता न्यायालय में निवास करती है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें भी पद से हटाया जा सकता है। तो फिर संप्रभुता का वास कहाँ है? तो अंततोगत तो हम ये कहेंगे कि संप्रभुता का वास कहाँ है? जनता में। संप्रभुता का वास कहाँ है? जनता में। तो संप्रभुता कहाँ निवास करती है, इसको लेके अलग अलग लोगों में अलग अलग मत हैं। बेंथम कहते हैं कि प्रभुसत्ता व्यवस्थापिका में निवास करती है। ये किसने कहा? बेंथम। बेंथम कैसे विचारक है? उपयोगितावादी।
बेंथम कैसे विचारक हैं? उपयोगितावादी। तो वो क्या कहते हैं कि संसद विधानांग में निवास करती है। जेनिंग्स कहते हैं प्रभुसत्ता संविधान निर्मात्री सभा में निहित होती है। बहुत आगे चले गए। ये कहते हैं, जेनिंग्स ने कहा कि नहीं, प्रभुसत्ता न जनता में निवास करती है, न व्यवस्थापिका में निवास करती है, न कार्यपालिका में निवास करती है, ये संविधान निर्मात्री सभा में निवास करती है। यदि हम भारत की प्रभुसत्ता को ढूंढें तो जेनिंग्स के अनुसार हमारी प्रभुसत्ता कहाँ थी? हमारी संविधान निर्मात्री सभा के पास। सिसरो ने इस विचार का प्रतिपादन किया कि प्रभुसत्ता जनता में निहित है। प्रभुसत्ता किसमें निहित है? जनता में। 16वीं शताब्दी में राजतंत्र के युग में ये माना जाता था कि प्रभुसत्ता राजा में निहित होती है, लेकिन बाद में इस विचार का विरोध हुआ कि प्रभुसत्ता राजा में निहित नहीं होती। हॉब्स ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से समझौता करके अपने प्राकृतिक अधिकारों को एक संप्रभु व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंप दिया। हमने संप्रभुता, हॉब्स क्या कहते हैं कि चूंकि मनुष्य प्रकृति से झगड़ालू प्रवृत्ति का था और चूंकि वो झगड़ालू प्रवृत्ति का था, तो जो नेचर ऑफ स्टेट था, प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें शांति का वातावरण नहीं था। इसलिए हॉब्स ने लेवाइथन के माध्यम से ये कहा कि हम सब अपनी शक्ति इस व्यक्ति को सौंपते हैं। तो हमने अपनी सारी संप्रभुता हॉब्स के अनुसार एक व्यक्ति को दे दी। रूसो ने सामान्य इच्छा में संप्रभुता का निवास माना। रूसो ने क्या कहा था? इच्छा दो प्रकार की होती है। इच्छा दो प्रकार की होती है। एक तो वो इच्छा, यथार्थ इच्छा, जो स्वार्थी होती है, और दूसरी कौन सी इच्छा थी? सामान्य इच्छा। जब सबकी उस इच्छा का टोटल कर दिया जाए जिसमें हम सबका भला चाहते हैं, जिसमें हम सबका भला चाहते हैं, जो स्वार्थ पे आधारित नहीं है, यदि सबकी उस इच्छा का कुल योग कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? सामान्य इच्छा। तो रूसो ने कहा कि संप्रभुता किस में निवास करती है? सामान्य इच्छा में निवास करती है। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता निश्चित व्यक्ति में निवास करती है। तो प्रभुसत्ता के निवास को लेके विद्वानों में मत वैविध्य था। फिर कुछ लोगों ने बहुत स्पेसिफिक रूप से इस पर चर्चा की कि संप्रभुता का अधिवास राजा में है। सबसे पहले ये कहा गया। तो जब राजतंत्र प्रचलित था, भाई लोकतंत्र पहले तो राजतंत्र ही था। अब तो राजतंत्र कोई एक आधे देश में है, जापान में है, लेकिन वहां पे भी डेमोक्रेसी है साथ में। हेड ऑफ द स्टेट राजा है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो दैट इज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो, राजतंत्र है। रिपब्लिक तो वो है जहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता के द्वारा निर्वाचित हो। तो ब्रिटेन में भी राजा है, आपके इंग्लैंड में भी राजा है, लेकिन उन्होंने साथ में संसद का निर्माण किया है और संसद के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और शक्ति संसद के पास ही है। राजा दोनों ही जगह नाम मात्र का प्रधान है, औपचारिक प्रधान है। तो ये मत के संप्रभुता का अधिवास राजा में है, ये प्राचीन मत था। उसके बाद था कि संप्रभुता जनता में निवास करती है।
तो रोमन विचारक सिसरो ने सबसे पहले इस बात का प्रबल समर्थन किया कि जो संप्रभुता है वो किस में निवास करती है? जनता में निवास करती है। प्रभुसत्ता जनता में निहित है। फ्रांस और अमेरिका में जब क्रांति हुई तो इस सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया गया। फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं, जनता में भी निवास नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो ये कहते हैं कि जनता तो असंगठित होती है। जनता क्या है? असंगठित है। निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग संख्या में बहुत कम होते हैं, तो इसलिए हम इसे ये भी नहीं मान सकते कि प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। अब यहां मैं आपसे एक बात कहूंगी कि जैसे अपने देश में अभी विधानसभा के चुनाव हुए, तो अब तो चूंकि बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो लोग मतदान फिर भी थोड़ा ठीक करते हैं। वरना आप ये देखो कि 60% 65% से ज्यादा मतदान नहीं होता। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहां मतदान 80% 90% हो। सामान्यतः लोग मतदान का प्रयोग नहीं करते। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सब एक से, किसी को भी वोट दे दो। जब वोट की आवश्यकता होती है तो वो 10 बार हमारे घर आते हैं, 10 बार हाथ जोड़ते हैं, जीतने के बाद कोई मिलता भी नहीं। तो बहुत से लोग तो इसीलिए अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जनता में इतनी जागरूकता भी नहीं है। लेकिन अब जनता जागरूक, भारत की जनता जागरूक हो गई और मतदान का प्रयोग करती है। तो जिन्होंने ये कहा कि संप्रभुता जनता में निहित है, तो उनका जो विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि जो निर्वाचन में जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं लोग, वो सब नहीं है। तो इसलिए जब सब नहीं है तो प्रभुसत्ता उनमें निवास नहीं करती। फिर कहा जाता है कि संप्रभुता का वास संविधान सभा में है। संप्रभुता का वास कहाँ है? संविधान सभा में। तो जेनिंग्स जैसे विद्वानों का मत है कि प्रभुसत्ता संविधान निर्मात्री सभा में निवास करती है। जिस सभा के द्वारा, जिस संगठन के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है, संप्रभुता उसी में निवास करती है। किंतु इस विचार का विरोध करने वाले लोग तो बहुत अधिक थे, क्योंकि जिस संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान का निर्माण किया, तो निर्माण करने के बाद उनका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं रहता, तो इसलिए इसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर कुछ लोगों ने कहा कि संप्रभुता का अधिवास विधायिका में है, जिसको विधायिका कहते हैं। वो क्या है? सरकार के, मैंने आपको बताया था, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के द्वारा क्या काम किया जाता है? कानूनों का निर्माण। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानूनों का
निर्माण और कार्यपालिका उन निर्मित कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका उन निर्मित कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उन लोगों को दंडित करती है जो कानून की अवहेलना करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि सरकार के कितने अंग हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कुछ विद्वानों का मत है कि संप्रभुता व्यवस्थापिका में निवास करती है। व्यवस्थापिका को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, व्यवस्थापिका ही कहा जाता है और विधायिका भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये संप्रभुता किसमें निवास करती है? व्यवस्थापिका में निवास करती है। उनका विचार है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो व्यवस्थापिका की इच्छा का पालन करते हैं। व्यवस्थापिका ने जो कानून निर्माण कर दिया, व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानून निर्माण। कानून निर्माण किसके द्वारा किए जाते हैं? व्यवस्थापिका के द्वारा। फिर कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून को लागू। न्यायपालिका क्या करती है? जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करते हैं उन्हें दंड देती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि व्यवस्थापिका सॉवरेंटी, संप्रभुता व्यवस्थापिका में निवास करती है, तो वो क्यों कहते हैं? उनका ये कहना है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो इनके आदेश का पालन करते हैं। इन्होंने जो कानून बना दिया, इनका तो काम यह है कि उसे लागू करो और इनका यह काम है कि जो नहीं मानता उसको दंडित करो। तो इस आधार पर उन्होंने क्या कहा कि व्यवस्थापिका क्या है? संप्रभुता का निवास कहां होता है? व्यवस्थापिका में। फिर कुछ लोगों ने कहा कि विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं में प्रभुसत्ता है। जिन भी संस्थाओं के द्वारा, जिन भी संस्थाओं के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, उन समस्त संस्थाओं में प्रभुसत्ता का निवास रहता है। तो गैटल का मत है कि प्रभुसत्ता विधानांग, जो विधान के अंग है, न्यायालय, संविधान निर्मात्री परिषद, कार्यपालिका के कुछ अंग, मतदाता, ये समस्त संस्थाएं विधि निर्माण में सहयोग करती हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि संप्रभुता समस्त उन अंगों में निवास करती है जिन अंगों के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने कहा कि संप्रभुता जब डिवाइन थ्योरी को माना जाता था, सबसे पहले कौन सी थ्योरी थी? डिवाइन, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि संप्रभुता किसमें निवास करती है? राजा में निवास करती है। तो राजा तो मर भी जाता है और व्यक्ति में संप्रभुता निवास नहीं करती, क्योंकि संप्रभुता प्राण है। किसका? राज्य का। उसका व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस विचार का भी विरोध हुआ। उसके बाद आपकी फ्रांस की क्रांति, रूसो ने कहा कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निवास करती है। तो अलग अलग मत
आए। कोई कहता है राजा में निवास करती है, किसी ने कहा कि नहीं जनता में निवास करती है, कुछ ने कहा कि ये व्यवस्थापिका में निवास करती है, कुछ ने कहा ये न्यायपालिका में निवास करती है, कुछ ने कहा ये औपचारिक होती है, कुछ ने कहा ये अनौपचारिक होती है। तो अंततोगत्वा जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि संप्रभुता अज्ञात है। संप्रभुता अल्टीमेटली, जो मेरा मानना है कि संप्रभुता अल्टीमेटली तो जनता में ही निवास करती है। संप्रभुता अल्टीमेटली किसी भी शासन अंग में निवास नहीं करती। हम उसको प्रदान करते हैं शासनांग को। तो ग्रे ने लिखा कि समाज के वास्तविक प्रभुओं की खोज नहीं की जा सकती। वास्तविक संप्रभु कौन है इसकी खोज नहीं की जा सकती। तो इसलिए व्यवहार में प्रभुसत्ता की स्थिति को खोज करना अव्यवहारिक है। ये तो हमने आपको बोला था कि संप्रभुता दिखाई नहीं देती कि ये संप्रभुता इसमें निवास करती है। नहीं, संप्रभुता तो एक अनुभव है, एक स्टेज है, एक मान्यता है। मैं स्वतंत्र हूं। राज्य आंतरिक दृष्टि से भी स्वतंत्र है और बाह्य दृष्टि से भी स्वतंत्र है। ये दिखाई देने की बात नहीं है। तो इसलिए ग्रे ने कहा कि समाज के वास्तविक प्रभु की खोज नहीं की जा सकती। व्यवहार में संप्रभुता की खोज करना अव्यवहारिक है। प्रभुसत्ता राज्य का एक तत्व है, ये कोई सरकार नहीं है। तो इसे खोजने का प्रयास करना व्यर्थ है। लिकोप ने कहा प्रभुसत्ता का जितना खोजा जाए उतना ही वो दूर भागती दिखाई देती है। Who has the sovereignty? सॉवरेंटी तो पूरे राज्य में है, किसी व्यक्ति में है ही नहीं। हम ये कहते व्यवस्थापिका में सॉवरेंटी है, नहीं, कार्यपालिका में नहीं, राष्ट्रपति में है नहीं, राजा में है नहीं। ये तो एक भावना है, एक स्थिति है जो एक व्यक्ति, एक राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान करती है। ये एक स्थिति है जो राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान करती है। इसलिए समाज के वास्तविक संप्रभुओं को कभी देखा नहीं जा सकता। हाँ, यह है कि कुछ संप्रभु राजनीतिक दृष्टि से संप्रभु हैं, उनके पास राजनीतिक सत्ता है, और यदि उन्हें राजनीतिक सत्ता के साथ साथ वैधानिक सत्ता भी मिल जाए तो उन्हें संप्रभु माना जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो अधिनायकवादी देश है, हम प्रजातंत्र में तो फिर भी ये कह सकते हैं कि संप्रभुता जनता में निवास करती है, लेकिन जो अधिनायकवादी देश है, जहां कम्युनिज्म है, तो वहां संप्रभुता किसमें निवास करती है? क्या पूंजीपतियों में निवास करती है? क्योंकि वहां जहां पूंजीवाद है, अमेरिका है, रशिया में साम्यवाद है, तो क्या श्रमिकों में निवास करती है या कि पूंजीपतियों में निवास करती है? इसलिए ये कहा जाता है कि हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश में जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां क्या है? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वहां प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। शासक आते हैं,
जाते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारों के साथ प्रभुसत्ता नहीं बदलती, क्योंकि ये राज्य का प्राण है, ये राज्य की अंतर्निहित विशेषता है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुसत्ता व्यवस्थापिका के पास है या प्रभुसत्ता कार्यपालिका के पास है या प्रभुसत्ता न्यायपालिका के पास है। प्रभुसत्ता अदृश्य है और राज्य की एक अंतर्निहित विशेषता है। तो आई फील आपको समझ में आया होगा। थैंक यू very much.